हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट का जो कुछ टाइम बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पहले का। ये जो 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, राइट, इसमें हमको किस तरह से चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करनी है, किस तरह से हमको पढ़ना है। देखो, जनवरी को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे हमारे प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाएगा इन सब चीज़ों के बीच में कि हम पर्टिकुलरली स्टडी करें। और अगर हम टारगेट लेकर चलेंगे अपने माइंड में कि मुझे 31 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट करना है, तो तब कहीं जाकर हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे अपना 80% सिलेबस 31 दिसंबर के आसपास। तो फिर भी हमें जो अपना 20% सिलेबस के लिए जनवरी का महीना चाहिए रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो में जो भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ या जो भी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, अगर आप उस एक एक चीज़ को ढंग से नियम बनाकर फॉलो कर लो तो आपको अच्छे नंबर लेकर आने से कोई भी रोक नहीं सकता। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने खुद करी थी और मुझे क्लास 12th में 95% आए थे। एंड यही सभी चीज़ें आपको करनी है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इसी सीधे रास्ते पे चलोगे, फालतू में भटकोगे नहीं, तो आप भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। आपको भी अच्छे नंबर लेकर आने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, राइट। और वो तब होगा जब हमें अर्जेंसी पता लगेगी कि भाई टाइम एक्चुअल में निकल रहा है। सबसे पहला तो हमारी जो बेसिक बुक है ना, दैट इज एनसीईआरटी फॉर क्लास 12th बोर्ड। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, राइट, फॉर थ्योरी। तो आपको एनसीईआरटी या फिर अगर आप रेफरेंस बुक कोई फॉलो कर रहे हो शुरू से, राइट, कोई तो कर ही रहे होगे जिससे आप डेरिवेशंस कर रहे होंगे, जिससे आप थ्योरी जो है इजी लैंग्वेज में देख रहे होंगे, तो बस इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो करो। इसके बाद कहीं पर मत जाओ। अगर कोई बच्चा कोई रेफरेंस नहीं फॉलो कर रहा तो एंड मोमेंट पे कुछ मत उठाना, ठीक है। बाकी जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस, या फिर आप एनसीईआरटी प्लस सैम्पल पेपर भी ले सकते हो। ओके, इन दो पे पकड़ बना लो। सबसे पहले आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। हम कब मानते हैं कि भाई हमें एनसीईआरटी अच्छी तरह से आती है? जब मुझे पता है कि मेरी जो टॉप डेरिवेशंस है ना फिजिक्स की, वो मुझे ढंग से आती हैं। मुझे पता है ये मेरे 40-50 डेरिवेशन है पूरे फिजिक्स के सिलेबस में, और इस डेरिवेशन को अगर मैं बीच में कोई एक स्टेप भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं उसको उल्टा शुरुआत कर दूंगी। उसका जो एंड फॉर्मूला रिजल्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट कर लूँगी और मैं फिर भी जो बीच वाला स्टेप होगा ना उसको कर लूँगी। मतलब कि हम अटकेंगे नहीं बीच में। तो तब हम मानते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी तरह से आती है। मेरे जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस है, जो टॉप 30-40 रिएक्शंस है ऑर्गेनिक की, वो मुझे एकदम अच्छी तरह से आती होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनना है। मुझे इसका एक एक स्टेप पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर एक स्टेप बीच में नहीं भी याद आएगा ना, तो हम नीचे से उल्टा शुरू कर देंगे कि नीचे का तो पता है ना, चल वहाँ से उल्टा चैन बना के बीच में आएंगे। इस तरह से हम मानते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी तरह से आती है, और तब मैं कह सकती हूँ कि आपके आएंगे 95, 98, 92%। ओके, सेकेंड, फिर हमारे पास आता है कि हमें एनसीईआरटी, साथ में थ्योरी, और साथ में आप शॉर्ट समरी बना कर चलो, शॉर्ट नोट्स बना के चलो। नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में आपके नोट्स होने चाहिए। नो, नोट से मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन मटेरियल ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, बट आपके पास अपने पेजेस ज़रूर होने चाहिए जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए जो आपके पेजेस हैं ना, वो चाहे आप रफ वाले यूज़ करो, चाहे रफ में ही करो आप प्रैक्टिस, बट उसको ना थोड़ा खुला खुला करो, क्योंकि कल को जब आप रिवाइज करोगे ना, यही पेजेस आपके काम आएंगे। आप बार बार ऑनलाइन या फिर बुक स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ पाएंगे पूरा पूरा। तब ये जो शॉर्ट समरी नोट्स यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करा होगा, यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस नोट्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा, और यहीं पर आप बार बार रिवीजन कर लोगे, ये नोट्स आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी हमको पता है बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल्दो आपका 80% तो जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है क्वेश्चन पेपर, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, अगर मुझे फिजिक्स के फंडास क्लियर नहीं होंगे, तो मुझे केमिस्ट्री में तो चलो फिर भी एक्सेप्शंस आते हैं, माना, ठीक है, वहाँ पे तो नंबर कट सकते हैं, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंट्स जो दूसरे बच्चे स्ट्रीम के हैं, वहाँ पे आपके नंबर नहीं कटने चाहिए अगर वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने में हमें समझ ही नहीं आता है ये चीज़ कहाँ से आई, ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ एक आपको ऐप के बारे में बताकर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने में आपको एक ऐप हेल्प कर सकता है जिसका नाम है फिलो। तो फिलो पर
आपको कोई भी अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर इस ऐप पर उस कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1-on-1 जो आपके एक ट्यूटर हैं उनसे समझ सकते हैं, एकदम एक्सपर्ट ट्यूटर्स हैं जो आपको समझाएंगे एंड विदिन 60 सेकेंड्स आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो आपके ट्यूटर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, आपकी लैंग्वेज में समझाएंगे, आपकी स्पीड से समझाएंगे, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो ऐप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ऐप जो है आपको 60 सेकेंड में ट्यूटर से मिला देता है। तो आपको बेसिकली फ़ोटो खींचनी है, जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको अपलोड कर देना है एंड विदिन 60 सेकेंड आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। देन हमें कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो हमारी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी टॉपिक पर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है ना एकदम टारगेटेड स्टडी करनी है, हमें रैंडम स्टडी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, एक रोड मैप होना चाहिए पढ़ने के लिए, कितना प्रिसाइजली पढ़ना है, कितना हमें प्रोडक्टाइज करके पढ़ना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो आपका एक स्टडी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर मुझे पता होना चाहिए कि ये मैंने चीज़ें डन कर ली हैं और ये चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग पड़ी हैं। डन में अगर मैंने चैप्टर 1 अच्छी तरह से कर लिया है, बट चैप्टर 1 की जो अभी ना एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन पेंडिंग पड़े जो मैंने स्टार करे हैं, या ये जो क्वेश्चन मेरे अभी वीक है, इनको मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। चैप्टर 2 यार मैंने पूरा तो कर लिया, थ्योरी भी कर ली, बट अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ा है। तो जब मुझे पता रहेगा ना कि मैंने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या मेरी अभी वीकनेसेस है, क्या क्या पेंडिंग है, तो मुझे पता रहेगा कि जब मुझे पढ़ने बैठना है ना, अगर मुझे शाम को 6 बजे अंदर पढ़ने का मन इतना नहीं कर रहा होता तो उस समय मैं न्यूमेरिकल्स उठाऊंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता, आप करना शुरू करेंगे अपना मन लग ही जाएगा, राइट। तो जब हमें पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे पता है कि मुझे पंजाब से केरला जाना है तो मुझे पता रहेगा कि अगर मुझे बीच में सूरत रुकना है कि नहीं, मुझे गोवा रुकना है कि नहीं, कि मुझे बीच में वाया सूरत होके जाना है या फिर मुझे पैदल जाना है या फिर मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे प्लेन से जाना है। ये मुझे कब पता होगा, जब मुझे पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, है ना, कि मुझे जाना किधर है, राइट। अगर आपको पता रहेगा कि मेरे को ये चैप्टर करना है तो इसमें ये चीज़ें पेंडिंग है, तो आप अपने लिए बेस्ट रोड मैप बना लोगे, आप अपने आप स्ट्रेटेजाइज कर लोगे कि इस समय मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए। सुबह उठ के ना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड होता है, दोपहर को ना या न्यूमेरिकल लगा लेंगे, बोरिंग सा होता है, नींद आ रही होती है। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो आपसे बेहतर आपके लिए शेड्यूल भी कोई नहीं बना सकता, राइट। आपको पता है आपने कितना पढ़ लिया है, आपको पता है आपका कितना पेंडिंग है, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है। तो अपने लिए एक शेड्यूल स्ट्रेटेजाइज करो। अगर आपसे नहीं बन पाता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए बना दूंगी, राइट। तो जिससे आप फॉलो करके अच्छे नंबर लेकर आ सकोगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो 80 से 85% तो ना भाई आपकी एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो एनसीईआरटी तो आपकी जुबान पर रट जानी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का सब कुछ एक एक पन्ने पे कौन कौन सी रिएक्शंस दे रखी हैं, कौन कौन सी डेरिवेशंस है, कौन कौन से वो जो बॉक्सेस में आपको येलो बॉक्सेस में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसमें क्या बता रखा है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आ जाते हैं या फिर उसकी फिगर्स को बस उठा के चेंज कर दिया जाता है, 2 ओम की जगह 5 ओम कर दिया जाएगा, राइट। तो 80 से 85% तो आपके यहीं पर पक्की होगी अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से कर लिया, राइट। फिर बात कर लेते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर मिला दिया, राइट। एग्जाम्पलर क्या होती है, एक छोटी सी बुक होती है जो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड की लेकर चलो, ठीक है, या अगर आप न्यूमेरिकल टफ बेस पे लेकर चलो तो आपकी बुक ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम्पलर वाली। इसमें काफ़ी अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है और मार्क्स को ऊपर लेकर जाने के लिए। और साथ में अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर मिला दिए, ठीक है, कितने ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के, देन nobody can stop you to score above 90, राइट। अब 90 से ऊपर आपको लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपकी श्रद्धा मैटर करेगी कि आप कितनी लगन से, कितना टाइम, कितनी प्रैक्टिस बिना बोर होके दे रहे हो, तो उससे आपकी परसेंटेज ऊपर चलती जाएगी, राइट। बाकी ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली, लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर नहीं, सॉरी, प्रीवियस ईयर, राइट। सैम्पल पेपर की बात नहीं हो रही है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएंगे जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे फोकस करना है हमको, राइट। फिर
अब जो लास्ट चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली जो अभी तक मैंने आपको बताया, बट ये वाली चीज़ नहीं करी ढंग से, राइट, यहाँ पर आपने थोड़ा सा आलसपन शो कर दिया, यहाँ पर आप थोड़े ढीले हो गए, कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं ना कि आपने अच्छा सा खाना बनाया, टेस्टी सा, लेकिन आपने जाके उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ये वही बात है, आपने मेहनत तो बहुत करी लेकिन आपने उसको कूड़ादान में फेंक दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको भाई रिवीजन करनी है। पता तो हमको होता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट हम जो है रिवीजन को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, हम उसको उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। हम रिवीजन के मामले में हो जाते हैं बोर। रिवीजन पे जहाँ पर हम होते हैं बोर, वहीं पे मार जाते हैं टॉपर बाजी। ठीक है, वो उनको भी बोर होता है बट दे पुश देमसेल्फ। यही चीज़ आपको करनी है। रिवीजन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने जो मैंने आपको दिखाया था ना शॉर्ट नोट्स पेपर पे अगर आपने बना रखे हो तो आप उसको गो थ्रू करेंगे, यू विल डू इट ईजिली। और रिवीजन का मतलब होता है प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस करें यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, अगर आप वहाँ पे मैकेनिज्म सॉल्व करें यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर आप डेरिवेशन करें तो वो भी ऑरली नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा। मैथ्स के फॉर्मूले ऑरली नहीं होंगे, लिखने पड़ेंगे, तो हाथ को कष्ट देना पड़ेगा। अब ये मैं आपको वीडियो को एंड मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको चिंटू बनना है कि पिंटू बनना है। ओके, तो बेसिकली चिंटू हमारा वो बच्चा था जिसने बहुत सारी बुक्स फॉलो करी, बड़ी हाई लेवल की बुक्स फॉलो करी, अलग अलग ट्यूशन्स पढ़ी, ठीक है, और बट ना ज़्यादा नहीं कुछ करा, ज़्यादा फोकस नहीं करा जिन चीज़ों पे करना चाहिए था। एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा हाई लेवल पे फोकस करा, ठीक है। बट जो हमारा पिंटू था ना वो लिमिटेड रहा, उसने टारगेटेड स्टडी करी, उसने टू द पॉइंट स्टडी करी। ओके, जिसकी वजह से ना ये जो पिंटू है ना ये बाजी मार गया, राइट, ये ले गया अपनी क्लास में 97%। तो आप देख लेना कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप हाई लेवल की बुक्स, टू मैनी ट्यूशन्स, अलग अलग बेस्ट बुक्स के पीछे भाग रहे हो, जिसकी वजह से आप जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी है उसको आप बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये आपके लिए मोर देन सफिशेंट है अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। हाई लेवल की जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली ऑफकोर्स हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी पिंटू वाली है गो फॉर इट, अगर आपकी प्रायोरिटी चिंटू वाली है तो गो फॉर चिंटू। ओके, तो कुछ भी गलत नहीं है, बट बोर्ड्स के लिए आपके लिए यही रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका मोराल डाउन जाता है कि आपको लगता है कि नहीं मन नहीं कर रहा या डाउन फील कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर देना। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगी। योर मनीषा दीदी इज़ ऑलवेज विद यू। ओके, सो ओके, बाय, टेक केयर।